मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आपका फर्स्ट ईयर में स्वागत है। कॉलेज में वेलकम। मैं डॉक्टर उषा शर्मा आपको ज़ूलॉजी का सेकंड पेपर सेल बायोलॉजी एंड जेनेटिक्स पढ़ाऊंगी। और आपके सिलेबस में जो आपका कॉलेज का जो एग्ज़ामिनेशन पैटर्न होता है उसमें 3 पेपर होते हैं। और आपका फर्स्ट पेपर है वो डाइवर्सिटी पे है, प्राणियों की विविधता पे है। दूसरा पेपर आपका सेल बायोलॉजी एंड जेनेटिक्स, कोशिका विज्ञान और आनुवंशिकी का पेपर है। और जो तीसरा पेपर है वो है डेवलपमेंटल बायोलॉजी या परिवर्धन जैविकी। हम यहाँ पर आज बात करेंगे सेकंड पेपर की। जैसा मैंने आपको बताया कि मैं आपका सेकंड पेपर लूँगी एंड वो है सेल बायोलॉजी एंड जेनेटिक्स। सेल बायोलॉजी और जेनेटिक्स में हम, जैसा नाम से पता लग रहा है, कोशिका विज्ञान एंड आनुवंशिकी, तो हम इसमें कोशिका का और कोशिका से संबंधित अंगकों का और कोशिका से संबंधित और सारी चीज़ों का अध्ययन करेंगे। आपके क्या होता है कि जो भी एक पेपर होता है उसमें 3 सेक्शंस होते हैं और उन 3 सेक्शंस को आपको पढ़ना होता है। प्रत्येक पेपर जो है आपका वो 3 सेक्शंस में बटा हुआ है। तो ये जो हमारा पेपर है सेल बायोलॉजी एंड जेनेटिक्स, इसका भी जो है ये भी 3 सेक्शन में बटा हुआ है। और सेक्शन ए में हम सेल और उसके ऑर्गेनल्स के बारे में पढ़ेंगे। सेक्शन बी में हम न्यूक्लियस और डीएनए आरएनए मतलब मॉलिक्यूलर बायोलॉजी वाला पार्ट पढ़ेंगे। और सेक्शन सी में हम जेनेटिक्स वाला पार्ट पढ़ेंगे जो आनुवंशिकी है उससे संबंधित, इसमें हम अध्ययन करेंगे। खैर, जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे तो ये सब चीज़ें हमें समझ में आ जाएगी, पता लग जाएगी कि हमें कहाँ कैसे क्या पढ़ना है। तो आज जो हम शुरू करने जा रहे हैं वो है सेल, जो आपका पहला चैप्टर है सेक्शन ए का, इंट्रोडक्शन टू सेल, सेल का परिचय। कोशिका, जब से आप विज्ञान को जानते हैं, जब से आप विज्ञान पढ़ने लगे हैं, तब से आप कोशिका को जानते हैं। कोशिका हमारे शरीर की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। ये आप बचपन से पढ़ते हुए आए हैं। दैट द सेल इज़ द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। जीवन की जो संरचनात्मक और क्रियात्मक, मतलब वो हमारी बॉडी की संरचना भी बनाती है और साथ ही साथ उसके जितने भी क्रियाकलाप है, जितनी भी एक्टिविटीज़ है, उसमें भी जो सबसे छोटा चीज़ जो पार्टिसिपेट करता है वो है सेल या कोशिका। कोशिका जो है, सबसे पहले एक इंग्लिश साइंटिस्ट हुए थे रॉबर्ट हुक। उन्होंने कॉर्क की पतली पतली स्लाइसेस में इनको ऑब्जर्व किया था रॉबर्ट हुक ने माइक्रोस्कोप में 1665 में, 1665 में सबसे पहले इन्होंने सेल्स को ऑब्जर्व किया था। उन्होंने डिस्क्राइब किया था कि छोटे छोटे स्पेसेस हैं जो चारों तरफ से दीवार से घिरे हुए हैं, छोटी सी बॉल है उनकी चारों तरफ, और इनको इन्होंने सेल नाम दिया था। बाद में रॉबर्ट ब्राउन ने डिस्कवर किया था सेल में न्यूक्लियस, केंद्रक की जो खोज की थी वो रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। अगर हम सेल को शुरुआत से इसकी हिस्ट्री की बात करें तो स्टडी ऑफ सेल जो है वो लगभग 300 साल पहले या उससे भी पहले से जो है सेल की स्टडी स्टार्ट हो गई थी। और एक पावरफुल इंस्ट्रूमेंट जो है वो जैसे जैसे बनते चले गए, जैसे जैसे माइक्रोस्कोप्स डेवलप होते चले गए, जैसे वैसे ये हमारे लिए ज़्यादा जो है इसके बारे में जानकारी ह्यूमन बीइंग को मिलती चली गई। बेसिक स्ट्रक्चर आज हमें सेल का पता है। सेल में माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है, सेल में लाइसोसोम पाया जाता है, सेल में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पाई जाती है, न्यूक्लियस है, राइबोसोम है, साइटोप्लाज्म है, 2 तरह की ईआर है, गोल्जी एपरेटस है। तो ये सब चीज़ें हमें आज जो है वो सेल के बारे में जानकारी है कि सेल जो है कई सारे अंगकों से मिलकर बनी हुई होती है। अगर हम इसके विभिन्न साइंटिस्ट ने किस तरह से इसको कब कब क्या क्या इसके बारे में बताया उसकी बात करें तो सबसे पहले जो है वो 1595 में हैंस एंड जेंसन हुए। इन्होंने जो है लेंस का प्रोडक्शन किया, लेंस बनाए, और वहाँ से हम थोड़ा बहुत सेल के बारे में स्टडी करने लगे 1595 से। 1665 में, 1665 में, जैसा मैंने अभी बात करी, रॉबर्ट हुक हुए, एक इंग्लिश साइंटिस्ट, और उन्होंने सेल टर्म दी, नाम दिया कोशिका, कॉर्क सेल में इसे ढूंढा। और यही जो है ये कंपाउंड माइक्रोस्कोप के इन्वेंटर भी थे। इन्होंने जो है कंपाउंड माइक्रोस्कोप बनाया, सूक्ष्मदर्शी बनाया, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी, और उसके द्वारा इन्होंने सेल का अध्ययन किया। इन्होंने माइक्रोस्कोप को एक पतली स्लाइस कॉर्क की काटी डेड प्लांट सेल से, और उसमें से माइक्रोस्कोप के अपने द्वारा बनाए गए माइक्रोस्कोप्स में से सेल को देखा। और इन्होंने ये देखा कि छोटे छोटे बॉक्सेस के रूप में, छोटे छोटे बॉक्स के रूप में पाई जाती है।
इन्होंने इनको सेल नाम दिया क्योंकि ये इनको जो है छोटे छोटे रूम दैट मॉन्क्स लिव्ड इन, जिसमें मॉन्क्स रहते हैं, ऐसे छोटे छोटे रूम्स की तरह नज़र आ रही थी, इसलिए इन्होंने सेल का नाम दिया। उसके बाद 1674 में एंटनी वॉन ल्यूवेनहॉक, जो कि एक डच बिजनेसमैन थे, और इन्होंने पॉन्ड वाटर में सेल को डिस्क्राइब किया और इन्होंने एनिमल क्यूज इनको कहा। पॉन्ड के जो पानी में इन्होंने इनको देखा और इन्हें एनिमल क्यूज का, और इनको हम एंटनी वॉन ल्यूवेनहॉक को जो एंशियंट माइक्रोबायोलॉजी है उसका फादर भी कहते हैं, जो पुराने समय की जो माइक्रोबायोलॉजी है उसका पिता इन्हें माना गया है, क्योंकि इन्होंने एनिमल क्यूज के रूप में छोटे छोटे माइक्रोब्स देखे, सूक्ष्म जीवों को देखा सबसे पहले पॉन्ड वाटर की ड्रॉप में। इन्होंने जो है इन्होंने भी अपना ही बनाया हुआ सिंपल हैंडल्ड एक माइक्रोस्कोप यूज़ किया पॉन्ड वाटर को देखने के लिए, और अपने खुद की जो टीथ की स्क्रैपनिंग को भी इन्होंने यूज़ किया, और इन्होंने इस तरह से, जैसा आपको इस पिक्चर में दिखाई दे रहा है, छोटे छोटे एनिमल्स इन माइक्रोस्कोप मेकर ही थे, बेसिकली इनका माइक्रोस्कोप का ही बिजनेस था, तो उन्होंने छोटे छोटे जो है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, उन्होंने लिविंग थिंग जो है सबसे पहले ऑब्जर्व की। इसके बाद 1833 में रॉबर्ट ब्राउन ने, जो कि एक इंग्लिश बॉटनिस्ट थे, इन्होंने प्लांट सेल में, ऑर्किड के प्लांट सेल में सबसे पहले न्यूक्लियस को डिस्कवर किया कि सेल में एक ऐसा ऑर्गेनल है, एक ऐसा अंग है जो इस पूरी सेल पर कंट्रोल करता है, इस पूरी सेल पे नियंत्रण रखे हुए है, वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट अंग है। और आज हम न्यूक्लियस की जो भी इम्पॉर्टेंस है उससे अच्छी तरह से वाकिफ़ हैं। तो इन्होंने सबसे पहले जो है इंग्लिश बॉटनिस्ट रॉबर्ट ब्राउन ने सबसे पहले प्लांट सेल में न्यूक्लियस को ढूंढा। इसके बाद श्लाइडन आए, जर्मन बॉटनिस्ट थे, इन्होंने 1838 में कंक्लूजन दिया कि ऑल द प्लांट टिश्यूज़ आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स। प्लांट्स के जितने भी टिश्यूज़ हैं वो सेल्स से बने हुए हैं, इन्होंने ये बात कही, और इनको हम सेल थ्योरी की बिगनिंग भी मान सकते हैं, क्योंकि जो श्लाइडन और श्वान का जो काम था उसके अकॉर्डिंगली सेल थ्योरी जो है दी गई है। तो जर्मन बॉटनिस्ट थे जिन्होंने कहा कि प्लांट्स वर मेड अप ऑफ सेल्स, तो इसीलिए इनको को फाउंडर सेल थ्योरी का हम मानते हैं। फिर जर्मन जूलॉजिस्ट आए जिन्होंने ये कहा दैट एनिमल टिश्यूज आर आल्सो कंपोज्ड ऑफ सेल्स। शेवान जो आए, थियोडर शेवान, इन्होंने कहा कि जो एनिमल टिश्यूज़ हैं ये भी सेल्स से मिलकर बने हुए। तो श्लाइडन एंड श्वान की जो है एक मिलकर एक थ्योरी आई विच इज़ कॉल्ड एज सेल थ्योरी, जिसको हम कोशिका सिद्धांत या सेल थ्योरी कहते हैं। ये जूलॉजिस्ट थे, और जो श्लाइडन थे वो बॉटनिस्ट थे, उन्होंने प्लांट सेल्स के बारे में कंक्लूजन दिया, और इन्होंने एनिमल सेल्स के बारे में, बोथ आर टेल द सेम थिंग, जो कि उन्होंने कहा प्लांट जो टिश्यूज़ है वो सेल्स के बने हुए हैं, इन्होंने कहा एनिमल टिश्यूज़ जो हैं वो भी सेल्स के बने हुए हैं, और इस तरह से इनको भी जो है हम सेल थ्योरी का को फाउंडर मानते हैं। 1858 में रुडोल्फ विर्को एक साइंटिस्ट आए, इन्होंने जो है सेल थ्योरी को कंप्लीट किया। इन्होंने कंक्लूजन दिया जिसमें इन्होंने कहा कि सेल्स जो है डेवलप होती है प्री एग्जिस्टिंग सेल्स से। सेल स्वतः उत्पत्ति नहीं होती है किसी भी चीज़ की, बल्कि प्री एग्जिस्टिंग सेल्स से, जो पहले से पाई जा रही है सेल्स, उनमें विभाजन होता है और उनके द्वारा नई सेल्स डेवलप होती है। तो इन्होंने जो है प्री एग्जिस्टिंग सेल्स से सेल की उत्पत्ति के बारे में बात की 1858 में। 1855 से इनका काम चला, और इन्होंने जो है ऑब्जर्व किया अंडर द माइक्रोस्कोप की सेल्स में डिवीज़न होता है, और इन्होंने कहा कि ऑल सेल्स कम फ्रॉम अदर प्री एग्जिस्टिंग सेल्स बाय द सेल डिवीज़न। इन्होंने इस बारे में बताया कि सेल डिवीज़न के द्वारा प्री एग्जिस्टिंग सेल से, पहले से मिलने वाली सेल्स से विभाजन के द्वारा नई सेल्स की उत्पत्ति होती है। तो इस तरह से इन तीनों के सम्मिलित काम से हमारे सामने जो है कोशिका सिद्धांत या सेल थ्योरी आई। सेल थ्योरी के जो मेन पॉइंट्स हैं वो यही हैं दैट द ऑल द लिविंग थिंग्स आर मेड ऑफ सेल्स, जैसा श्लाइडन ने कहा प्लांट्स के बारे में, श्वान ने कहा एनिमल्स के बारे में, दोनों ही लिविंग थिंग्स हैं। तो पहला जो है सेल थ्योरी की जो पहला सिद्धांत है वो यही कहता है कि सारे लिविंग थिंग्स जो है वो सेल्स से बनी हुई है। दीज आर द बेसिक यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर और फंक्शन इन एन ऑर्गेनिज्म। ये लाइफ की बेसिक यूनिट है, किसी भी ऑर्गेनिज्म के फंक्शनिंग की और स्ट्रक्चर की जो है सेल जो है वो बेसिक यूनिट है। और तीसरी चीज़ जो आई वो ये आई दैट सेल्स कम फ्रॉम द रिप्रोडक्शन ऑफ एग्जिस्टिंग सेल्स। पहले के जो सेल्स बनी हैं, जो नई सेल्स बनी हैं, वो पहले से बनी हुई सेल्स के सेल डिवीज़न के द्वारा बनती है। प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही सेल्स के डिवीज़न के द्वारा नई सेल्स का निर्माण होता है। ये तीनों चीज़ें हैं सेल थ्योरी का जो है मेन है, ये तीनों ही जो है इसके मेन पॉइंट्स हैं दैट द ऑल द लिविंग थिंग्स आर मेड अप ऑफ सेल्स एंड द सेल्स आर द बेसिक यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन इन एन ऑर्गेनिज्म एंड द सेल्स कम फ्रॉम द pre-existing cells by cell division.
मॉडर्न सेल थ्योरी में कुछ एक दो चीज़ें और 4 स्टेटमेंट्स जो ओरिजिनल सेल थ्योरी है उसके और ऐड किए गए हैं, और ये स्टेटमेंट्स हैं कि जो सेल है उसमें हेरिडिटरी इन्फॉर्मेशन के लिए कुछ पाया जाता है जिसको हम जानते हैं वो डीएनए है, एंड इट इज़ पास फ्रॉम वन सेल टू अनदर सेल ड्यूरिंग सेल डिवीज़न। ये सेल डिवीज़न के द्वारा एक सेल से दूसरी सेल में चला जाता है और ये हेरिडिटरी इन्फॉर्मेशन को एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में लेके जाता है। दूसरी बात इन्होंने ये कही कि जो केमिकल कंपोजिशन और मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ जो है वो बेसिकली जो सारी सेल्स हैं उनकी लगभग सिमिलर सी है। तीसरी बात इन्होंने कहा कि ऑल बेसिक जो केमिकल एंड फिजियोलॉजिक फंक्शंस हैं जो कि सेल के अंदर होते हैं वो भी लगभग सिमिलर से हैं, चाहे मूवमेंट, डाइजेशन, जो सेल के अंदर के जो प्रोसेस हैं इंटरनली जो सेल में जो चलती रहती है एक्टिविटीज़, दे आर सिमिलर। फिर इन्होंने कहा कि सेल की जो एक्टिविटी है वो डिपेंड करती है एक्टिविटीज़ ऑफ सब सेलुलर स्ट्रक्चर, जो अंदर सेल ऑर्गेनल्स है विद इन द सेल, जो सब सेलुलर स्ट्रक्चर्स हैं, सेल के जो अंगक है, कोशिकीय अंगक हैं, वो जैसे न्यूक्लियस है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, उनके ऊपर सेल की एक्टिविटी डिपेंड करती है। तो ये 4 चीज़ें और बाद में सेल थ्योरी में, मॉडर्न सेल थ्योरी में के द्वारा ऐड की गई। अब इन्होंने ये बताया इस के बाद जो चीज़ कंसेप्ट में आई वो ये आई कि 2 तरह की सेल्स होती है, एक कहलाती है प्रोकैरियोटिक सेल और दूसरी कहलाती है यूकैरियोटिक सेल। जो पहली सेल जो सामने आई वो थी प्रोकैरियोटिक सेल, इसको हम पहली सेल्स कहते हैं। ये ऐसी सेल्स हैं जिनमें मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स नहीं थे, मेम्ब्रेन से बंधे हुए अंगक नहीं थे, न्यूक्लियस नहीं था, इसमें बैक्टीरिया आता है, ये सिंपलेस्ट टाइप की सेल्स हैं, इनमें सिंगल सर्कुलर सा क्रोमोसोम पाया जाता है। ऐसी सेल्स को हम प्रोकैरियोटिक सेल्स कहते हैं। इनमें न्यूक्लियस नहीं है बल्कि न्यूक्लियोइड रीजन, सेंटर में थोड़ा सा डीएनए है, वो न्यूक्लियोइड रीजन कहलाता है। ये सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल के द्वारा सराउंडेड है सेल, लेकिन बाकी ऑर्गेनल्स जो हैं उन पर मेम्ब्रेन जो है वो नहीं पाई जाती है। इनमें राइबोसोम पाए जाते हैं जिन पर की मेम्ब्रेन नहीं होती है, और लेकिन ये प्रोटीन बनाने के लिए, लेकिन ये सेडिमेंटेशन कांस्टेंट दोनों इनका अलग अलग होता है। इनमें 70S टाइप के राइबोसोम्स पाए जाते हैं। दूसरे प्रकार की जो सेल्स आई वो हैं यूकैरियोट्स, जिनमें एक परफेक्ट न्यूक्लियस मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स पाए जाते हैं। इनमें प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांट्स और एनिमल्स आए। ये अधिक कॉम्प्लेक्स टाइप की सेल्स है, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स टाइप की सेल्स हैं, और इनमें 3 बेसिक सेल स्ट्रक्चर होती है। बाहर की तरफ सेल मेम्ब्रेन, उसके बाद साइटोप्लाज्म जिसमें डिफरेंट काइंड के ऑर्गेनल्स, और अंदर की तरफ बीच में जो है न्यूक्लियस। तो ये यूकैरियोटिक सेल, तो मोटे तौर पर 2 प्रकार की सेल्स हुई, एक कहलाती है प्रोकैरियोटिक सेल और दूसरी कहलाती है यूकैरियोटिक सेल। और जो मेन टाइप की यूकैरियोटिक सेल है वो 2 प्रकार की है, प्लांट सेल डिफरेंट है और एनिमल सेल जो है अलग है। यूकैरियोटिक सेल जो कि हायर उसमें ऑर्गेनिज्म में पाई जा रही है वो भी 2 प्रकार की है, प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। बेसिक डिफरेंस जो है यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक सेल्स में वो यहाँ आपके सामने है। सेल का साइज़ जो है प्रोकैरियोट्स में वो छोटा होता है, और कंपैरेटिवली जो है सेल साइज जो है बहुत ज़्यादा बड़ा यूकैरियोटिक सेल्स का होता है। इसका 0.2 से 2 μm तक है, जबकि इसका 10 से 100 μm तक डायमीटर पाया जाता है। न्यूक्लियस में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती है प्रोकैरियोट्स में, जबकि यहाँ पर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोलस सब चीज़ें पाई जाती है, ट्रू न्यूक्लियस पाया जाता है। इसी तरह से मेम्ब्रेन एनक्लोज ऑर्गेनल्स जो हैं वो यहाँ पर एब्सेंट होते हैं। राइबोसोम पर मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती, लाइसोसोम, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, ये सब यहाँ पर प्रोकैरियोट्स में नहीं पाए जाते, जबकि ये सब यूकैरियोटिक सेल में पाए जाते हैं। फ्लैजिला की बात करें तो ये 2 प्रोटीन बाइंडिंग ब्लॉक्स से बना हुआ होता है फ्लैजिला में, इसमें प्रोकैरियोट्स में, जबकि यहाँ पर कॉम्प्लेक्स टाइप का मल्टीपल माइक्रोट्यूबुल्स से बना हुआ फ्लैजिला पाया जाता है। सेल वॉल की बात करें तो यूजुअली प्रोकैरियोटिक सेल्स में प्रेजेंट होती है, बट केमिकल जो है केमिकली कॉम्प्लेक्स होती है। और अगर हम यूकैरियोटिक सेल्स की बात करें तो यहाँ पर एनिमल सेल्स में तो पाई ही नहीं जाती, और जो प्लांट सेल्स में पाई जाती है, बट इट इज़ केमिकली सिंपल दैन द प्रोकैरियोटिक सेल्स। प्लाज्मा मेम्ब्रेन में स्टेरॉल्स और कार्बोहाइड्रेट्स नहीं पाए जाते प्रोकैरियोटिक सेल्स में, जबकि यहाँ पे स्टेरॉल्स, कार्बोहाइड्रेट्स यूकैरियोटिक सेल्स में रिसेप्टर प्रेजेंट की तरह प्रेजेंट होते हैं, पाए जाते हैं। साइटोप्लाज्म में नोट है साइक्लोस्केलेटन और साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग, वेयर इन यूकैरियोटिक सेल्स साइक्लोस्केलेटन पाया जाता है। राइबोसोम 70S टाइप के हैं, छोटी साइज़ के हैं, यूकैरियोटिक सेल में बड़ी साइज़ के हैं, 80S टाइप के हैं। क्रोमोसोम जो है सिंगल सर्कुलर क्रोमोसोम के रूप में पाया जाता है, हिस्टोन प्रोटीन नहीं पाया जाता प्रोकैरियोटिक सेल में, जबकि यहाँ पर मल्टीपल लीनियर क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं, हिस्टोन्स पाए जाते हैं और एक अच्छा परफेक्ट अरेंजमेंट पाया जाता है।
डिवीज़न की बात करें तो प्रोकैरियोटिक सेल में बाइनरी फिशन के द्वारा डिवीज़न होता है, जबकि यूकैरियोटिक सेल्स में माइटोसिस के द्वारा डिवीज़न होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो मियोसिस नहीं पाया जाता, डीएनए फ्रेगमेंट्स का केवल ट्रांसफ़र होता है, जबकि यहाँ पर मियोसिस यूकैरियोटिक सेल्स में मियोसिस पाया जाता है। तो ये प्रिंसिपल डिफरेंसेस है बिटवीन द प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स। अब हम एक टिपिकल यूकैरियोटिक सेल की इससे आगे बात करेंगे, जो हम नेक्स्ट क्लास में लेंगे। आज के लिए आप यहीं तक सेल के बारे में, सेल्स थ्योरी के बारे में और प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल्स के बारे में अपने बुक से या अपने नोट्स से कहीं से भी थोड़ा सा स्टडी कीजिए, इस वीडियो को देखिए, इससे आपको इसके बारे में जानकारी मिलेगी। थैंक यू।